हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट सीरीज 6 को डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट सीरीज 6 किसका होगा? देखिए, जो डीआरडीओ सेप्टम 10 मतलब डीआरडीओ सेप्टम 10 एग्जाम की तरफ से, मतलब जो डीआरडीओ सेप्टम 10 स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया और फायरमैन, इस पे जो भर्ती निकली है तो उस पे जो क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, तो उस तरह के मतलब उसी तरह प्रकार के जो एग्जाम पैटर्न पर जो क्वेश्चन आधारित है उसी तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, जो ड्राइवर फायरमैन हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 75। तो 75 नंबर क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें से आपका 20 क्वेश्चन जो होता है जीके जीएस का होता है। तो क्या फ्रेंड्स, देख लीजिए, 20 क्वेश्चन जो जीके जीएस का होता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। क्या है कि देखिए, यदि आप एसएससी वाला स्टूडेंट होता है तो एसएससी वाला को क्या होता है, देखिए, इंग्लिश मजबूत होता है बहुत ज़्यादा, मैथ बना लेते हैं, रीजनिंग बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो जी के पोर्शन होता है थोड़ा क्या होता है, कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। तो इसीलिए क्या है कि आपको जी के जी एस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस खूब करना है, क्योंकि जी के जी एस ऐसा मतलब ऐसा पोर्शन है कि जितना भी आप मेहनत कीजिएगा, जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आप सफलता हासिल हासिल कीजिएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को इजी वे में नहीं लेना है आपको। जिस तरह श्रृंखला आ रही है 1 से 5 तक जो टेस्ट सीरीज है वो अपलोड कर दिया गया है, 1 से 5 तक अपलोड हो चुका है और 6 अभी डिस्कस करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको बता दें, रीजनिंग का क्लास अभी स्टार्ट है, उसका भी क्वेश्चन सीरीज, थ्योरी थ्योरी भी आता है, क्वेश्चन भी आता है ना। उसके बाद क्या है कि इसे कुछ दिन में मतलब इंग्लिश का जो जितना भी सिलेबस है, इंग्लिश का जो लेक्चर है उसको भी अपलोड किया जाएगा। और मध्यकालीन भारत का जो श्रृंखला चल रही है अभी इस चैनल पे वो भी मतलब अपलोड कर दिया जाएगा। तो उसमें क्या है, खिलजी वंश तक हो चुका है और तुगलक वंश के वीडियो अब आगे अपलोड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक जानकारी थी। और यदि आप नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, क्या होता है कीजिए, लोग को क्या होता है, मोटिवेशन थोड़ा मिलता है। और वीडियो है इसी तरह एकदम आते रहेगा, एकदम जोरों शोरों से वीडियो आता रहेगा। और क्या है कि वीडियो को आप लोग जिस तरह वीडियो डाला जाता है उस तरह आप भी क्या करना है, वीडियो को देखिए और क्या है, दोस्तों को थोड़ा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर कौन रहेगा मेरा? आज 6 रहेगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक जो सीरीज लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से 40, क्वेश्चन नंबर पूरा कितना, टोटल ऑफ नंबर 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन जी के जी इसमें पूछा जाता है। तो उस पर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक आज हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जाती है? देखिए, मुद्रास्फीति का मतलब आप क्या समझते हैं? मुद्रास्फीति का मतलब क्या समझते हैं? देखिए, मुद्रास्फीति मतलब होता है मुद्रा का जो मूल्य होता है वो गिर जाता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो आप क्या बोलते हैं, बाजार में महंगाई आ गई है। तो मुद्रास्फीति का मतलब आपको क्या बताएं, जो मुद्रा का जो मूल्य है गिर जाती है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वही कारण है कि वस्तु की महंगाई हो जाती है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जाती है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोक व्यय में कमी कर। क्या, लोक व्यय में कमी कर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको तो पहले ही बता दिए। देखिए, मुद्रास्फीति या मुद्रा जो प्रसार की वह अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, गिर जाता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, महंगाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद देखिए, जो मुद्रा मूल्य में होने वाली परिवर्तन के मतलब जो रूप है कितने प्रकार का होता है, जो मुद्रा परिवर्तन होता है 4 प्रकार का होता है। एग्जाम में पूछ देगा आपसे, याद रखिएगा, ये सब नोट करते चलिएगा। कौन कौन होता है, मुद्रास्फीति होता है, अस्फीति होता है। ओके, उसके बाद मुद्रा जो रिफ्लेशन होता है, रिफ्लेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, मुद्रा अस्फीति बोले जाता है। तो कौन कौन है, मुद्रा स्फीति है, अस्फीति है, मुद्रा संस्फीति है और मुद्रा अपस्फीति है। ओके, उसके बाद देखिए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो बाजार में है तरलता को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो बाजार में जो तरलता है उसको क्या करना चाहिए,
कम करना चाहिए। इतना आप समझ गए। उसके बाद देखिए आरबीआई जो है मुद्रा नीति द्वारा साख संकुचन के द्वारा मुद्रास्फीति को क्या करता है, रोकता है। तो मुद्रास्फीति को रोकने का काम क्या होता है, आरबीआई को होता है। ओके, आप समझ गए। उसके बाद देखिए मंदी का मुख्य कारण क्या होता है, क्रय शक्ति का अभाव होता है। मंदी का मुख्य कारण क्या होता है, क्रय शक्ति का अभाव होता है। यदि आपके पास यदि पैसा ही नहीं है तो लोग बोलते हैं ना कि जो बाजार मंदी छाई हुई है। ओके, उसके बाद देखिए मंदी को समाप्त करने के लिए प्रभावी क्रय शक्ति को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ओके, इतना समझ गए। और देखिए आरबीआई के बारे में यहाँ पे मतलब पॉइंट में है, तो आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी आप इकट्ठा कर लीजिए। क्या है कि ये आरबीआई के बारे में क्वेश्चन क्या है, पूछते रहता है। तो देखिए आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई का स्थापना हुआ था कब, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 1900 कितना, सॉरी 1 मिनट, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ओके, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी, देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। कहाँ पे स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कहाँ स्थापना की गई थी, कलकत्ता में स्थापना की गई थी। और यदि आपसे हेड क्वार्टर पूछ दे किसका, आरबीआई का हेड क्वार्टर पूछ दे तो कहाँ पे है, मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में हेड क्वार्टर है। आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। ओके, और आरबीआई का गवर्नर कौन है, अभी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास। ओके, तो उनका कार्यकाल कब तक है, उनका कार्यकाल है 2024 तक। तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, और उनका कार्यकाल 2024 तक है। तो आप देखिए ये आप याद कर लिए, आरबीआई का गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो शक्तिकांत दास है। लेकिन आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है, जो आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास जो वर्तमान में गवर्नर है आरबीआई के, कितने नंबर के गवर्नर हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 25 मतलब 25वें नंबर का, 25वें नंबर का आरबीआई का गवर्नर है कौन, शक्तिकांत दास। इतना समझ गए। देखिए ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो क्या होता है कि मतलब आपको प्रैक्टिस होते रहता है, और एक चीज़ को जितना बार आप मतलब रिवाइज कीजिएगा उतना आपको याद रहेगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 22 का, जो बुध को जो प्रबुद्ध मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो आप लोग ये जानते होंगे कहाँ पे, बोध गया में। देखिए आप यदि डीआरडीओ में सही में सफल होना चाहते हैं तो क्या है कि हिस्ट्री और पॉलिटी और करेंट अफेयर आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। ओके, याद रखिएगा। और बुध के बारे में थोड़ा कोई भी एग्जाम आप दीजिए, एसएससी दीजिए या बीपीएससी दीजिए या स्टेट का कोई एग्जाम दीजिए। ओके, तो उसमें आपका बुद्ध जो बौद्ध संप्रदाय है और जैन संप्रदाय है उससे एक क्वेश्चन आते रहता है। तो अभी हम मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे हैं, जिस तरह मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे हैं आप एक बार वीडियो देख लीजिए किस तरह हम बताते हैं पूरा पॉइंट। तो क्या है, लोग बोलते हैं क्या इतिहास को याद नहीं होता है, रटा नहीं जाता है। देखिए इतिहास को रटा नहीं जाता है, कितना बार आपको बोले हैं, इतिहास को समझा जाता है। क्या जाता है, इतिहास को समझा जाता है। एक बार आप मध्यकालीन भारत देखिए, उसके बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि इतिहास कैसे इस यूट्यूब चैनल है स्टडी विद क्रेजी गुरु, तो इस पर इतिहास कैसे पढ़ाया जाता है एक बार आप देखिए। उसके बाद देखिए खुश हो जाइएगा, आपको मतलब पूरा दिल्ली सल्तनत आपको खून में बस जाएगा। कहाँ, खून में बस जाएगा। तो आपको आधुनिक भारत में उसी तरह पढ़ाएंगे, उसके बाद प्राचीन भारत पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर पॉलिटी का एकदम अच्छा अच्छा मतलब मतलब चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का। ओके, तो आपको बताते हैं थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है तो आपको तो बताना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी मतलब बोध गया। बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुआ था। ओके, तो चलिए महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो देखिए 563 बीसी में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु में। आपको पिछला वीडियो में भी समझाएं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था इसलिए एक बार देख लीजिए। 563 बीसी में लुम्बिनी कपिलवस्तु में जन्म हुआ था। और उनका मृत्यु कब हुआ था, 483 बीसी में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में उनका मृत्यु हुआ था। इतना आप समझ गए महात्मा बुद्ध के बारे में। उसके बाद देखिए इतना समझ, उसके बाद देखिए उनका पिता का नाम क्या था, सुधोधन था, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। और उनकी माता का नाम महामाया थी, जो कि
कोलीय वंश से थे। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए आपसे एक क्वेश्चन और कभी पूछ देता है, जो महात्मा बुद्ध का मौसी का नाम क्या थे, जो उनकी सौतेली माँ भी थी, तो मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। इतना आप समझ गए। और एक पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था? राहुल। ओके। उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध जो है कितने वर्ष की? देखिए 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग कर देते हैं। कब? 29 वर्ष की आयु में। और 6 वर्ष बाद, देखिए 6 वर्ष बाद मतलब 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए आप यदि तैयारी करते हैं तो थोड़ा क्या है, मेहनत कीजिए। एक साल में मतलब वो हो जाते, परेशान हो जाते, ऐसे ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। और देखिए इनको तो 6 साल लगा। और जब हम आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ाएंगे तो जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष लगा था। कितना? 12 वर्ष लगा था ज्ञान की प्राप्ति में। ओके, इनको कितना लगा? 6 वर्ष लगा था। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए इनके बारे में और बताते हैं। ज्ञान की प्राप्ति तो आपको पता है बोध गया में है। कहाँ पे? पीपल वृक्ष के निकट हुआ था। ओके, इतना समझ गए आप। उसके बाद देखिए आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ देता है, जो प्रथम उपदेश जो है महात्मा बुद्ध मतलब कहाँ दिए थे? तो कहाँ दिए थे प्रथम उपदेश? तो देखिए सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और कितना शिष्य था उस समय? 5 शिष्य था। कितना? 5 शिष्य था। ओके, इतना समझ गए महात्मा बुद्ध के बारे में। और किस भाषा में? पाली भाषा में। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए हम आपको बता देते हैं, सर्वाधिक उपदेश आपसे एक क्वेश्चन और पूछ देगा, याद रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश जो महात्मा बुद्ध है कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती। श्रावस्ती। ओके, जब हम महाजनपद पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको बता देंगे कहाँ पे है। ये कौशल में है। भारत में जब मतलब जनपद पढ़ाएंगे प्राचीन भारत में, तब आपको बताएंगे ये सब। श्रावस्ती का राजा कौन था, मतलब कैसा इतिहास है मगध का, मतलब सब बताएंगे आपको। वैशाली का सब बताएंगे। ओके। उसके बाद देखिए कल के क्वेश्चन में भी हम आपको बता दिए थे, जो बौद्ध संगीति हुआ था कल के जो वीडियो में हम लाए थे, तो उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें हम राजा और अध्यक्ष के बारे में बताए थे। और आज बताएंगे हम कहाँ कहाँ हुआ था। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति, ये सब आप नोट करते चलिए। राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए हम अभी बता रहे हैं। राजगृह में हुआ था। और दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? देखिए वैशाली में हुआ था। ओके। और तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा में हुआ था। और उस समय राजा कौन था? अशोक था। ओके। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कश्मीर। और राजा कौन था? कनिष्क था। ओके। और पहला जो राजगिरी में हुआ था राजा अजातशत्रु, और वैशाली में हुआ था कालाशोक है। तो इतना गौतम बुद्ध के बारे में आप जान गए, गौतम बुद्ध के बारे में। और इसका आंसर बी हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे थोड़ा कमेंट में भी बताइए, सर कैसा वीडियो बताते हैं, कुछ जानकारी आप नहीं दे पाते हैं वो भी आप कमेंट कीजिए। तो क्या है, जब अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें क्या किया जाएगा? सुधार किया जाएगा। ओके, इतना समझ गया। तो 22 के बारे में तो आपको बता दिए। ओके। और कौन नदी के किनारे हुआ था देख लीजिए। फल्गु नदी, मतलब निरंजना नदी के किनारे, जिसको आज फल्गु नदी भी बोला जाता है। निरंजना नदी को क्या बोला जाता है? फल्गु नदी भी बोला जाता है। इतना समझ गए। और बौद्ध धर्म में यह घटना क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ओके, इतना तो हम आपको बता दिए। 23 का क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 23 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो क्या है, नोट कर लीजिएगा। स्मॉग, जो स्मॉग होता है जो एक मिश्रण है, क्या चीज़ का मिश्रण है? तो देखिए वो है ध्रुव और कोहरे का मिश्रण, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो इसके बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए जो स्मॉग होता है, स्मॉग के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए स्मॉग जो होता है वायु जो प्रदूषण जनित जो अनेक जानलेवा बीमारी होता है, वो किसके कारण होता है? स्मॉग के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? स्मॉग के कारण होता है। तो आप बोलिए सर स्मॉग कैसे होता है सर वातावरण में? तो देखिए अब कोयला के खान में आग लगा दिया जाता है। ओके, वायु उत्सर्जन, उसके बाद पराली दहन, जब किसान जो खेत में खरपतवार, मतलब खेत में जैसे में गेहूँ काट लिए उसके बाद उसमें आग लगा देते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? पराली दहन बोला जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है? देखिए इससे होता है कि जो सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। इतना समझ गया। और कौन सी गैस पाई जाती है इसमें? देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, उसके बाद सल्फर ऑक्साइड, और बहुत सारे गैस है जो इसमें उससे पाए निकलती है। ओके, समझ गए इतना। और इससे स्मॉग से क्या होता है? देखिए स्मॉग से ये होता है कि जो थोड़ा सा
जो धूप से विटामिन डी मिलती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। लोगों को मतलब जितना विटामिन डी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो इतना समझ गए स्मोक के बारे में। ओके, तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ओके, तो आपको तो इतना बता दिए, जो पॉइंट बताएं वो आप लिख लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही है आधुनिक भारत में से। एक क्वेश्चन आपको जो जो मतलब कैबिनेट मिशन है, ग्रिप्स मिशन है, वो आता ही रहता है। ओके, तो चलिए हम 24 के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या आधार था? तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब कौन? कैबिनेट मिशन प्लान, जो कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए जब कैबिनेट मिशन आया था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। ओके, और जो क्रिप्स मिशन आए थे, तीन सदस्य आए थे क्रिप्स मिशन की तरफ से। कौन कौन आए थे? आपको पिछला वीडियो में बताए हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। उसके बाद पैथिक लॉरेंस, और कौन थे? AB एलेक्जेंडर थे। तो तीन को समझ गए। और जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो क्यों आया? मतलब कैबिनेट मिशन जो प्रधानमंत्री एटली थे, भारत में क्यों भेजे? कोई जरूर मकसद होगा तभी भेजे, ऐसे तो नहीं भेजा जाता है। देखिए जो कैबिनेट मिशन का कार्य था वो था जो भारत को शांतिपूर्ण, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांतिपूर्ण ढंग से मतलब सत्ता को भारत सरकार में क्या करना है? हस्तांतरित कर देना है। क्या हस्तांतरण कर देना है? और क्या करना है? और उसमें क्या उपाय है, क्या संभावना है, मतलब क्या संविधान सभा को गठित करने में उसको, मतलब उसको तराशना है, मतलब कैसे उसको संविधान सभा को गठित किया जाए। तो इतना समझ गए। और प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 24 मार्च 1946 को। कब किया गया? 24 मार्च 1946 को। इतना समझ गए इसके बारे में। थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए आपको तो बता दिए, जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का क्या हुआ? निर्वाचन हुआ। कब हुआ निर्वाचन? जुलाई 1946 ईस्वी में। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितने थे? 389 थे उसमें। कितना थे? 389। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो 389 थी, उसमें 389 कुल संख्या थी। तो 389 कुल संख्या में देखिए 292 जो था ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे। 292 ब्रिटिश प्रधान जो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे। और 93 जो है देसी रियासत थे। क्या? देसी रियासत थे। ओके, इतना आप समझ गए। और 4 जो थे यूटी, मतलब चीफ कमिश्नर, मतलब वो है यूटी बोलते हैं ना, यूटी उस समय चीफ कमिश्नर जो क्षेत्र थे वो थे। तो 389 कुल क्षेत्र पर चुनाव हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि 292 जो था ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 जो ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे, और 93 जो 93 थे देसी रियासत से प्रतिनिधि थे। इतना आप समझ गए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, याद रखिएगा ये सब। जब आपको मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन में मल्टीपल नंबर ऑफ आंसर यदि कोई में दिया रहेगा, एक से अधिक आंसर दिया रहेगा, उसमें क्वेश्चन पूछ देता है, तो सही से क्या करना, आपको थोड़ा जानकारी लीजिए। क्या जानकारी लेने से आपको दिमाग में बैठा रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा और तुरंत आंसर दे दीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन मतलब कब? लास्ट जुलाई में, मतलब 1946 में किया गया था। कब किया गया था? देखिए लास्ट जुलाई, तो 1946 में किया गया था। ओके, इतना समझ गए। और आपको बता दिए थे क्या, जो INC मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना था, आपको पता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इतना आप याद रख लीजिएगा। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए 24 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 25 पे आते हैं। 25 देखिए, 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 जो है क्वेश्चन अच्छा है। तो क्या करना है आपको, 25 का अच्छा से देख लीजिए। देखिए पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो गल्फ स्ट्रीम, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम आप पूछ दीजिए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जो गल्फ स्ट्रीम है जो है कौन सा महासागर में आता है, तो देख लीजिए यहाँ, देखिए देखिए इस तरह पढ़ा जाता है।
अटलांटिक, क्या अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक कीजिए, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और थोड़ा सा आपको क्या है कि थोड़ा सा आप यदि क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या करना है कि आप अपना एक पेन कॉपी लेकर बैठिए और आंसर में ABCD लिखिए, और कितना आंसर आप सही लिखते हैं थोड़ा कमेंट में भी लिख दीजिए। ओके, तो इतना आप समझ गए। उसके बाद देखिए तो गल्फ स्ट्रीम कौन सा महासागर के हैं, तो अटलांटिक महासागर के हैं। और कौन सा धारा है, तो देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जल धारा है। क्या है, गर्म जल धारा है। ओके, इतना समझ गए, ये सब क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद आपको हम अटलांटिक महासागर के और भी आपको जलधारा के बारे में बताते हैं। देखिए लब्राडोर जो होता है वो ठंडी जलधारा होती है। ओके, उसके बाद देखिए एक होती है कौन सा, कनारी, क्या कनारी, जो कि ठंडी जलधारा है। कनारी क्या है, ठंडी जलधारा है। और ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील धारा जो है क्या है, गर्म जलधारा है। इतना समझ गए। और उसके बाद एक और आपसे पूछ देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, देखिए बेंगुला जलधारा क्या है, तो वो क्या है, ठंडी जलधारा। क्या है वो, ठंडी जलधारा है। इतना आप समझ गए। देखिए ये सब आप पॉइंट नोट करते हुए चलिए। तो 25 का कुछ देख लेते हैं। देखिए आपको तो बता ही दिए, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट जो लेब्राडोर, आपको बता दिए ना, ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम जो है क्या है, जो गल्फ स्ट्रीम है गर्म जलधारा, और लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। और कहाँ पे, अटलांटिक महासागर। इतना आप समझ गए। उसके बाद देखिए आपको बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ये जो जलधाराएं होते हैं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान क्या होता है, बढ़ा देती है। याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान क्या करती है, बढ़ा देती है। और देखिए आपको बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछता है जियोग्राफी में। देखिए आप देखिए कोरियोलिस फोर्स, क्या देखिए कोरियोलिस फोर्स के बारे में आप जानते होंगे। देखिए कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध का जो जलधारा होता है दाईं ओर मुड़ जाती है। किधर, दाईं ओर मुड़ जाती है। कोरियोलिस फोर्स के कारण उत्तरी गोलार्ध का जो जलधारा होता है दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध का जो जलधारा होती है बाईं ओर मुड़ जाती है। ओके, देखिए ये पॉइंट यहाँ है तो आपको हम बता दिए। कोरियोलिस फोर्स के कारण जो उत्तरी गोलार्ध का जो जलधारा होती है दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध का बाईं ओर मुड़ जाती है। क्या करना है, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, चलिए 26 का क्वेश्चन आते हैं। देखिए 26 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली जो है अपनाई जाती है, तो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, देखिए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, मतलब ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ओके, देखिए 1 रुपये के सिक्के पर किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्री का होता है। और उसके बाद जो 1 रुपया से ऊपर का नोट होता है उस पर किस, RBI का गवर्नर का होता है। इतना तब समझते सब क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए आपको बता दें, जो भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है, ये समझ गए। उसके बाद देखिए 1 रुपये के नोट या सिक्का वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गत किया जाता है, किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। और 1 रुपया से जो अधिक का मुद्रा है जो RBI के गवर्नर का, तो RBI का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, 25 नंबर का है। पिछला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें बताने का कोई बात ही नहीं है। देखिए भारत में सभी नोट और सिक्कों का परिचालन जो होता है, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, RBI के द्वारा। किसके द्वारा, RBI के द्वारा। भारत में जो मुद्रा पे जो संतुलन स्थापित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, RBI के द्वारा किया जाता है। ओके, तो 26 का आंसर आपका बी था। ओके, उसके बाद देखिए 27 के क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा जो मौलिक कण होता है उपस्थित नहीं होता है। देखिए VVI क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन, कौन, न्यूट्रॉन। कौन कौन हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन के परमाणु, तो हाइड्रोजन के परमाणु की खोज किसने किया था, देखिए एक क्वेश्चन पूछ देगा। हाइड्रोजन के परमाणु का खोज किया था रदरफोर्ड। ओके, इतना आप समझ गए।
हाइड्रोजन के परमाणु की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड किया था। और केंद्र में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ओके, तो अब आप क्वेश्चन आपसे पूछ देगा प्रोटॉन की खोज किसने किया? देखिए, प्रोटॉन की खोज किया रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड किया। ओके, रदरफोर्ड किया। और क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन किया। जे थॉमसन किया। इतना आप समझ गए। और ये निगेटिव होता है, इतना समझ गए आप। उसके बाद देखिए, न्यूट्रॉन के ऑप्शन इसका क्या था? हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिकन उपस्थित नहीं होता है? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? कौन? चैडविक। कौन किया? चैडविक। ओके, तो इतना समझ गए, इतना जानकारी आपको इकट्ठा हो गया एक क्वेश्चन से। देखिए, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु में एक समान, मतलब किस चीज के कारण गिरती है? मतलब एक समान गिरती है, तो क्या? त्वरण। 28 का बी हो जाएगा। 28 का बी हो जाएगा। देखिए, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। और त्वरण, त्वरण इसका जो एक्सीलरेशन मीटर पर क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर सूत्र, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ऐसा यूनिट। ओके, उसके बाद देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, आपको तो बता दिए, जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के साथ गति करती है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से क्या होती है? भिन्न होती है। उसकी दिशा अलग होती है, जो पिंड होती है उसकी दिशा अलग होती है, तो उससे भिन्न होती है। तो क्या होता है? जो पिंड के वेग का परिणाम एवं दिशा दोनों समय के साथ क्या होता है? बदलते रहता है। समय के साथ बदलते रहता है। ओके, इतना समझ गया। उसके बाद देखिए, यह सदैव परवलयाकार होता है। क्या होता है? परवलयाकार होता है। इतना आप समझ गए। उसके बाद देखिए, प्रक्षेपक को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज, मतलब क्षैतिज मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर क्या करना चाहिए? प्रक्षेपित मतलब ऊपर की ओर फेंकना चाहिए। इतना समझ गए 28 का क्वेश्चन। चलिए 29 का क्वेश्चन देखिए। 29 का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो किसका सीधा प्रयोग है? देखिए, इसका आंसर हम आपको बताते हैं, पास्कल नियम। किसका? 29 का बी हो जाएगा, मतलब पास्कल नियम। चलिए, जो स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त जो द्रव चालित ब्रेक है किसका सीधा प्रयोग है? तो पास्कल नियम के। पास्कल के कितना नियम है? 2 नियम है। चलिए 2 नियम के बारे में अभी देख लेते हैं। 29 का देखिए, पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? देखिए, पहला नियम बताता है जो गुरुत्वीय प्रभाव को, जो नगण्य का प्रथम नियम यह बताता है कि जो गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए। पहला नियम क्या बताता है? देखिए, पहला नियम बताता है गुरुत्वीय जो प्रभाव है उसको नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो दबाव होगा समान होता है। ओके, गुरुत्वीय प्रभाव को, जो गुरुत्वीय प्रभाव एक्सीलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो उसको यदि नगण्य माना जाए तो जो संतुलन की अवस्था में जो द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु, जैसे में ये द्रव के भीतर जो प्रत्येक बिंदु है ना, तो उस पर क्या है? जो दबाव मतलब जो प्रेशर लगेगा क्या होता है? समान लगेगा। इतना समझ गए। ये पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम भी क्वेश्चन में पूछ देता है। आपको क्या है कि एक आपको जैसे में ये चीज आपको दे देगा, बोलेगा ये नियम किससे संबंधित है? तो पास्कल के प्रथम नियम से संबंधित है। ओके, और पास्कल के दूसरा नियम देख लीजिए। पास्कल का दूसरा नियम क्या है? किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल। कोई बर्तन है, ओके, कोई बर्तन है, ऐसे बर्तन बनाइए, कोई बर्तन है, तो उसमें जो बंद द्रव के किसी भाग पर जो आरोपित बल है, द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में संचरित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? समान दिशाओं में संचरित कर दिया जाता है। ओके, तो इतना समझ गए पास्कल नंबर 1 और पास्कल का जो कथन 1 और कथन 2 को देख लिए। उसके बाद देख लीजिए जो पास्कल के नियम के बारे में और देख लीजिए इसका उपयोग। देखिए, हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है,
हाइड्रोलिक प्रेस में भी है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि में कार्य करता है। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए द्रव का दाब उस पात्र के आधार पर, जो उस पात्र की आकृति, आधार नहीं, देखिए आकृति पर निर्भर नहीं करती है। ओके, यदि आप कोई बर्तन में पानी रखें, तो जैसे बाल्टी में एक बाल्टी पानी रखें तो क्या है, वो उसी शेप में रहती है, लेकिन जब उसको खाली कीजिएगा तो जैसे मैं कोई गिलास में डाल दिए तो बाल्टी वाला तो शेप वहाँ धारण नहीं करेगा। तो वही बोला है जो आकृति पर निर्भर नहीं करती है। ओके, तो इतना आप समझ गए। और उत्प्लावन बल जो है बॉयंसी फोर्स, वो तो आर्किमिडीज का आप जानते होंगे, बॉयंसी फोर्स के बारे में आपको आर्किमिडीज साहब ने बताया था। तो 29 का हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इतना आप समझ गए ना। चलिए 30 के क्वेश्चन आते हैं। देखिए 30 का क्वेश्चन आपको बताते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो होता है अधिकतम, यदि राज्यपाल यदि बताए कि यहाँ का मतलब किसी राज्य का राज्यपाल यदि बताए राष्ट्रपति को, तो मतलब यहाँ का शासन व्यवस्था सही से नहीं चल रहा है, यहाँ विधानसभा मतलब सही से शासन व्यवस्था चला नहीं पा रहा है, भंग हो गई है। तो क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है जो एक बार में 6 माह के लिए लगाती है, एक माह के लिए एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाती है। और अधिकतम कब तक लगाया जा सकता है, 3 वर्ष तक। ओके, 3 वर्ष तक लगा दिया जाता है। ओके, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें थोड़ा सा एक डाउट को आपका क्लियर कर दें। क्या है कि देखिए डाउट क्लियर करना मेरा काम है, तो डाउट को क्लियर कर दे। देखिए आपसे पूछे भारत का प्रथम नागरिक, तो जानते ही हैं राष्ट्रपति है, चलिए ये तो सब जानते हैं। आपको बताएं जो केंद्र है, जो संघ के जो नाम मात्र का प्रधान, जो नाम मात्र का जो प्रधान है वो कौन है, राष्ट्रपति है। और वास्तविक प्रधान जो होता है, वास्तविक प्रधान जो होता है कौन होता है, देश का पीएम। ओके, ये याद रख लीजिएगा। ओके, और हम अभी थोड़ा सा और बता देते हैं राष्ट्रपति के बारे में, कुछ और जान लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन याद पूछेगा। आप डीआरडीओ का पेपर देने जा रहे हैं तो राष्ट्रपति के बारे में, और राज्यपाल हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो इसके बारे में आपको जान लेना है। एग्जाम से पहले तक हम मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी ख़त्म करेंगे। ओके, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, कॉपी पे क्या करना है आपको, पेन डाउन करिए। जो राष्ट्रपति का जो पद का जो बात कहा गया है, अनुच्छेद कितना है, आर्टिकल 52 में कहा गया है। ओके, और 53 में क्या कहा गया है, कार्य एवं शक्ति। कार्य एवं शक्ति कौन सा आर्टिकल में है, 53 में है। ओके, और निर्वाचन किस में है, 54 में। तो पद हो गया 52 में, कार्य एवं शक्ति 53 में, और निर्वाचन किस में, 54 में। इतना आप समझ गए राष्ट्रपति के बारे में। ओके, उसके बाद जब हम बताएंगे आपको पदावधि होता है कितना, देखिए आपको एक और बताते हैं, जो कितने पद के लिए होते हैं, मतलब इनका जो पदावधि होता है 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ओके, और कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल 56 में बोला गया है। और अभी मतलब भारत के 15वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं, द्रौपदी मुर्मू बने हैं। कौन जनजाति की है, संथाल जनजाति की है और उड़ीसा की है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, देखिए ये जो 15th नंबर है वो एकदम दिमाग में रख लीजिए। और आपको बता दें जो पहले अभी अभी उपराष्ट्रपति कौन है, पहले ये सुन लीजिए। उपराष्ट्रपति है कौन, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ उप राष्ट्रपति है। ओके, और कितने नंबर के हैं, तो 14th मतलब 14 नंबर के, 14th नंबर मतलब 14 नंबर के हैं। ओके, और उपराष्ट्रपति पद से बनने से पहले वो पहले क्या थे, तो गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर थे, तो पश्चिम बंगाल के। जो जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, और उनको गवर्नर पद की जब वहाँ से उपराष्ट्रपति बने तो ला गणेशन को वहाँ पे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसको, ला गणेशन को दिया गया है। तो एग्जाम आप देने जाइएगा तो क्या करना है, स्टेट का राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में आप थोड़ा जान लीजिएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन डी है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 30 का क्वेश्चन देख लीजिए। 30 में राष्ट्रपति शासन जो होता है अधिकतम
3 वर्ष तक लगाया जाता है। ओके, और आपको हम बता दिए थे जो एक बार संसद द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति जो शासन होता है 6 माह के लिए ही लगाया जाता है। ओके, और आर्टिकल कितने में, 356 में, आर्टिकल 356 से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और जान लीजिए, राष्ट्रपति जो शासन है लगाया जाता है, मतलब कोई तो कारण होगा तभी तो लगाया जाता है, ऐसे तो नहीं है। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लीजिए। पहला कारण क्या है, यदि राज्य विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत न मिले तथा कोई नेता सदन में बहुमत साबित करने के स्थिति में न हो, इसको तो हम आपको बता दिए। उसके बाद देखिए दूसरा, यदि राज्य का कानून व्यवस्था क्या हो जाए, खराब हो जाए और राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरी तरह से करने में सक्षम न हो, अर्थात राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो क्या हो जाता है, विफल हो जाए। ओके, तो इतना समझ गए। तो क्या होता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद द्वारा जो करना क्या है, अनिवार्य है। ओके, उसके बाद तो आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? तो सबसे पहले नेता कौन थे, मोहम्मद अली। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में क्या है, जब हम आपको आधुनिक भारत में गांधी जी के बारे में बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे जो मतलब असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण में जो किसान आंदोलन, जो तिनकठिया प्रणाली, नील की खेती करने वाले को किस तरह समाप्त किए, ये सब मैं जब बताऊंगा तो अच्छी तरह से आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और 1 अगस्त के ही दिन, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसमें आप लाल बाल पाल के बारे में जानते होंगे, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी उसी दिन। ओके, 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ओके, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और कौन, बिपिन चंद्र पाल। ओके, इतना आप समझ आइए। और 12 फरवरी को इसको समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया था, जो चौरी चौरा कांड जो घटना यूपी में घटी थी उसी के कारण। ओके, तो चलिए समझ गए इतना। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी जो है वो खिलाफत आंदोलन है उसका भी जो समर्थन किए थे। कब से कब चला था, 1919 से, देखिए 1919 से 1922 तक चला था। इतना आप समझ गए ना, 1919 से 1922 तक चला था। तो इतना आप समझ गए। तो चलिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए 32 के क्वेश्चन पे आते हैं। 32 क्वेश्चन है, जो मलक्का जल दमरू मध्य है मिलाता है, मतलब किसको मिलाता है। देखिए एक क्वेश्चन तो आप याद रखिएगा, जो जल दमरू मध्य जो मतलब किसको किससे मिलाता है, एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछेगा है। तो मलक्का जल दमरू मध्य मिलाता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से, मलक्का जल दमरू मध्य। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए मलक्का जल डमरू मध्य जो है दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से मिलाता है। ओके, उसके बाद देखिए आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन पूछ देगा बेरिंग जल डमरू मध्य है अलास्का और रसिया को क्या करती है, उसके जो भूभाग है अलास्का और रसिया को उसको अलग करती है, कौन, बेरिंग जल डमरू मध्य। और डोबर जो जल डमरू मध्य है उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। क्या है कि ये सब आप पॉइंट लिख लीजिए पेज में, और 4 बार 5 बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए जो डोबर जो जल दमरू मध्य है उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर से भी संबंधित है, उसको अलग करती है। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस को भी अलग करती है। ओके, उसके बाद देखिए सुंडा जल दमरू मध्य जो है जावा सागर और हिंद महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। उसके बाद देखिए उसके बाद बॉस जल संधि जो है तस्मान सागर एवं हिंद महासागर है उसको सबको जोड़ती है। ओके, तो अलग नहीं करती है, क्या करती है, जोड़ती है। सॉरी बोला गया था अलग कर दिया। तो क्या है, लगातार वीडियो बनाने पर क्या होता है, कोई कोई शब्द थोड़ा गलत बोल दिया जाता है, तो उसको क्या करना है, उसको थोड़ा एलिमिनेट कीजिए। क्या करती है, जल दमरू मध्य जोड़ती है। ओके, तो 32 का ए हो गया। चलिए 33 के क्वेश्चन पे आते हैं। 33 का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर
देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, मतलब कितना 46 शिक्षक को क्या किया है, सम्मानित किया है। ओके, तो क्या है कि मतलब आप ये जो क्वेश्चन है ना बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्या है वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप पेन डाउन कर लीजिए। कोई भी एग्जाम दीजिए, स्टेट का एग्जाम दीजिए, ओके, या कोई एसएससी का एग्जाम दीजिए, या कोई भी एग्जाम आप देते हैं, कांस्टेबल का दीजिए, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। ये जो क्वेश्चन का ट्रेंडिंग बहुत अच्छा है क्वेश्चन का। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो कितने शिक्षक को अवार्ड दिया जाता है, जैसे में देखिए स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम भी होता है, जैसे में यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, बीपीएससी हो गया, तो इस सब में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए क्या है कि जो ये लेवल है एसएससी में पूछ देता है, डीआरडीओ में पूछ देता है, तो ये करंट अफेयर का बहुत मतलब बताए ना, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो 20 से 30% जो है करंट अफेयर आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर आपको रिवाइज करना है। और क्या है कि जब एग्जाम आएगी ना, जब डीआरडीओ का एग्जाम लिया जाएगा, तो उससे 15 दिन पहले अभी हम करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, अच्छा जो वीवीआई क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन लाऊंगा और उसको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। कहाँ पे करूँगा, स्टडी विथ केजी गुरु। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा पक्का। चलिए 34 के क्वेश्चन आते हैं। 34 का क्वेश्चन देखिए, किसने विश्वविद्यालयों में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ई समाधान नामक केंद्रीकृत पोर्टल को लॉन्च किया? तो कौन है, देखिए छात्रों और कर्मचारी, विश्वविद्यालय बोला है तो यूजीसी, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब क्या, हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ओके, और इसका स्थापना कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए जो यूजीसी है, यूजीसी का वर्तमान में अध्यक्ष आपसे पूछ देगा, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओके, चलिए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। देखिए जो यूजीसी होता है, केंद्रीय सरकार का एक क्या है, आयोग है, जो कि जो यूनिवर्सिटी होता है, मतलब विश्वविद्यालय होता है, उसको क्या कहता है, मान्यता प्राप्त देता है। तो एक देखिए, एक होता है यूजीसी और एक होता है एआईसीटी। ओके, तो एआईसीटी और यूजीसी से यदि कोई भी कहीं से डिग्री लेते हैं, तो क्या करता है, वहाँ से आपको मान्यता दिया जाता है। तो एआईसीटी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एआईसीटी की स्थापना कब हुआ था, 1945 में हुआ था। ओके, एआईसीटी का, और इसका ऑप्शन तो बी है। ओके, और एआईसीटी के बारे में बताते हैं, इसका स्थापना 1945 में हुआ था, और इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल क्या एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्या है, जो कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम में आपसे कोई कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो क्या करना है, आपको याद करना है। उसके बाद देखिए एक और देख लेते हैं, IGNOU। IG से आप समझ गए होंगे क्या, इंदिरा गांधी। IG से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1985 में। देखिए स्थापना तो नहीं पूछ देगा, लेकिन क्या है, फुल फॉर्म आप जान लीजिए। ओके, तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इतना समझ गए। चलिए 35 का आते हैं। 35 का क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35 का है, खबरों में रही लिंथोई जो चनम्बम है किस खेल से जुड़ी है? देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन कोई भी आपको खिलाड़ी पूछ देगा, मनु भाकर पूछ देगा, बजरंग पुनिया पूछ देगा, उससे उनका खेल से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ देगा। तो इसमें कौन है, जो खबरों में रही लिंथोई जो चनम्बम है किस खेल से जुड़ी है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब जूडो से। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। जो सॉरी एक मिनट, जो लिंथोई चनम्बम है वो किस राज्य की है? तो देखिए राज्य भी पूछ देगा, मणिपुर की है। कहाँ की है, मणिपुर की है। ओके, तो क्यों प्रसिद्ध है, देखिए उनका उम्र मात्र कितना है, 16 साल है, और वो गोल्ड मेडल जीती है। तो गोल्ड मेडल क्या चीज़ में जीती है, तो देखिए जो वर्ल्ड कैडेट जूडो जो चैंपियनशिप में जो होती है, वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है। कौन, लिंथोई चनम्बम कौन सा खेल से संबंधित है, जूडो से, और कौन सी राज्य से संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है मणिपुर से। इतना समझ गए इसके बारे में। चलिए 36 का क्वेश्चन आते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार प्रदान करता है? तो 36 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इस्पात मंत्रालय।
इस्पात मंत्रालय के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। इस्पात मंत्री अभी कौन है? RCP सिंह। RCP सिंह है। और कौन मतलब उनका पार्टी कौन सा है? जदयू। क्या है? जदयू। जदयू के बारे में जानते हैं ना, नीतीश कुमार बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो क्या है? RCP सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो पार्टी है जदयू, वहाँ से संबंधित थे और मंत्री बनाए गए थे बिहार सरकार के। तो केंद्रीय मंत्रालय में जो इस्पात मंत्री है कौन है? RCP सिंह है। इतना आप समझ गए हैं। और गृह मंत्रालय तो आप जानते ही हैं कौन? अमित शाह। ओके, तो अब चलिए इसका क्वेश्चन और देखते हैं हम। 37 क्या है कि अभी क्या है कि देखिए, एक मिनट और आपको बता दें, थोड़ा सा जदयू के बारे में बोले हैं तो एक बार और बता दें। बिहार में जदयू प्लस बीजेपी का सरकार था ना, लेकिन आप तो जानते ही हैं जो कुछ दिन पहले वो दोनों का गठबंधन टूट गया है और जदयू और राजद का सरकार बना है। ओके, तो आप ये समझिए। तो अभी वर्तमान में इस्पात मंत्रालय कौन है, से आप एक बार बता दीजिएगा। ओके, तो अभी लगता है कि जो इस्पात मंत्री वो नहीं है। ओके, लगता है निकाल दिया गया है। तो आप छोड़िए, इसका क्वेश्चन का आंसर हम पर आते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार प्रदान करता है? तो इस्पात मंत्रालय करता है। ओके, अब जो है सो आप अपना ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। चलिए 37 पे आते हैं। 37 का क्वेश्चन देखिए, विश्व के किस देश ने पहले सुई मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो कौन दिया है? चाइना। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। देखिए, आप एग्जाम देने जाइएगा तो आप देख लीजिएगा, जो कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, भारत बायोटेक हो गया, तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है वो आप क्या करना है, वो आप पक्का पेन डाउन कर लीजिएगा। पक्का पेन डाउन कर लेना है, क्योंकि कोविड-19 से क्वेश्चन आता है। ओके, कोविड-19 से क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। तो यदि क्वेश्चन पूछ दे, ये मत बुझाइए कि नहीं नहीं केस पुराना हो गया नहीं क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है, करंट अफेयर है तो क्वेश्चन आते रहता है। जीके जीएस इसी को कहते हैं। चलिए 38 का क्वेश्चन पे आते हैं। 38 के क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता और आगरा के बीच जो टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो 38 का जो है ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 1893 ईस्वी में। तो 1893 ईस्वी में आपको बता दें, 1893 में जो भारत के कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल। ये मत समझिएगा भारत के वायसराय मत बोलिएगा, क्योंकि भारत के वायसराय 1858 ईस्वी में बने। भारत के गवर्नर जनरल को ही भारत का वायसराय बोला गया था। कब? 1858 में। लेकिन 1853 ईस्वी में जो भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ओके, तो जो कलकत्ता और आगरा के बीच जो टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी 1853 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ देख लीजिए। जब आधुनिक भारत का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जब आधुनिक भारत पढ़ाएंगे तो आपको हम उसमें पूरा पूरा गवर्नर वायसराय सब के बारे में बारे में बताएंगे। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो है 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर लिया। तो वो भी एक कारण था कि मतलब 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ। ओके, और हड़प नीति जो है, वो हड़प नीति के बारे में जानते हैं ना, जो किसी राज्य को अपने में मिला लेना, वो लॉर्ड डलहौजी ही लाया था। ओके, और पंजाब को भी विलय कर लिया। और उस समय पंजाब के शासक कौन थे? वो राजा दलीप सिंह थे। तो उनको कहाँ भेज दिया? उनको कुछ पैसा पेंशन दे के इंग्लैंड भेज दिया था। इतना तो आप जानते होंगे, जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे, तो इतना आप समझ गए। चलिए 38 का कुछ और जान लीजिए। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी जो भारत में रेल हो गया, डाक हो गया, तार हो गया, सबका शुरुआत किए थे। तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? उसको जनक बोला जाता है। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद थोड़ा सा और जान लीजिए। ओके, उसके बाद आपको बता दें, जो 1853 ईस्वी में मुंबई और थाने के बीच में एक ट्रेन चले थे। कितना किलोमीटर? वो 34 किलोमीटर था। कितना? 34 किलोमीटर चले थे। कब? 1893 ईस्वी में मुंबई और थाने के बीच में 34 किलोमीटर पहली बार ट्रेन चले थे। तो उसमें कितना डब्बा था? तीन तीन डब्बा था। ओके, तीन डब्बा था। और उसका नाम क्या था? देखिए सिंह,
सिंध था एक का नाम, एक का नाम था साहेब और एक का नाम था क्या, सुल्तान। तो 3 डब्बा चला था, सिंध, साहेब, सुल्तान। ओके, तो इतना जानकारी आपको मिल गया, बहुत अच्छा है। चलिए, जो गदर पार्टी है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, आप तो समझ गए होंगे इसका आंसर, सैन फ्रांसिस्को। एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको सही से देख लीजिए, पेन डाउन भी कर लीजिएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। ओके, और कब स्थापना हुआ था? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो सोहन सिंह थे। तो चलिए, इसके बारे में कुछ देख लीजिए। देखिए, आपको तो बता दी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में स्थापना किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो सोहन सिंह भाखना थे। ओके, और उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ देगा। 1905 ईस्वी की घटना है, जो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है वो इंडिया हाउस की स्थापना किया था। कब? 1905 ईस्वी में। हो गया इतना। उसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान में। ओके, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है। देखिए, जनजाति का क्वेश्चन भी आप जब भूगोल पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी लाया जाएगा, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं कौन कौन सी जनजाति है जो विश्व में पाई जाती है। तो उसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। लेकिन आपको जापान के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए, जापान की राजधानी कहाँ है? आप तो समझते हैं, टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। क्वेश्चन करंट अफेयर का आपको क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। जो अभी पीएम है वर्तमान में, जो जापान के पीएम है, कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। ओके, उसके बाद देखिए, जापान के बारे में आपको एक चीज़ और बता दें, वहाँ के मुद्रा को क्या बोला जाता है? एन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एन बोला जाता है। ओके, और वहाँ के संसद को क्या बोला जाता है? देखिए, डाइट बोला जाता है। क्या? डाइट बोला जाता है। जापान की संसद को डाइट बोला जाता है और रूस के संसद को ड्यूमा बोला जाता है। ओके, देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जापान की संसद को डाइट बोला जाता है और रूस के संसद को ड्यूमा बोला जाता है। ओके, और इजराइल के संसद को क्या बोला जाता है? तो नेसेट बोला जाता है। क्या? नेसेट। ओके, इतना हम बता दिए। उसके बाद देखिए, एक घटना आपको बता दें, जो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन थे? शिंजो अबे। कौन? शिंजो अबे के बारे में आप जानते हैं, शिंजो अबे। ओके, शिंजो अबे। तो देखिए, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो क्या है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको पूछ देगा। तो शिंजो अबे कौन देश से संबंधित है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो उनको 2021 ईस्वी में, कब? 2021 ईस्वी में भारत के द्वारा, जो भारत रत्न के बाद जो दूसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, पद्म विभूषण, उसके द्वारा उनके मतलब सम्मानित किया गया। किसको? शिंजो अबे को। तो इतना समझ गए ना। देखिए, ऐसा पढ़ा जाता है क्वेश्चन। देखिए, अब जनजाति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, कजाक जो जनजाति है, कजाक मतलब कजाकिस्तान में पाया जाता है। ओके, मसाई कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति किनिया में पाई जाती है। सेमांग मलेशिया में पाया जाता है। और खिरगिज, देखिए खिरगिज आपसे पूछ देगा, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में। और सबसे वीवीआई क्वेश्चन जो कीवी जनजाति पूछा जाता है, कीवी जनजाति न्यूजीलैंड। और पिग्मी कहाँ की जनजाति है? कांगो। पिग्मी, कांगो, कीवी न्यूजीलैंड का। और मायोरी जनजाति न्यूजीलैंड का, याद रखिएगा। और बुशमैन कहाँ है? बोत्सवाना। तो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें? याद रखिए, कीवी न्यूजीलैंड, पिग्मी कांगो, बुशमैन बोत्सवाना, ओके, और माओरी न्यूजीलैंड। क्या है कि ये जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है? नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके फ्रेंड, और यदि आप नए हैं तो एक बार और बता दें, आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, लाइक कीजिए। तो ऐसे क्या होता है कि लोग, क्या होता है, लोग मोटिवेट होता है, क्वेश्चन आते रहेगा। और आपको बता दूं कि इसी तरह सीरीज आते रहेगा आपका जीके का। किसका किसका? देखिए, जीके का सीरीज आते रहेगा। उसके बाद आपका वो रीजनिंग है, रीजनिंग का भी क्लास आ रहा है, क्वेश्चन भी आ रहा है। ओके, तो उसको भी देखिए, जीके जीएस भी देखिए। उसके बाद आपको अभी इंग्लिश का भी क्लास अब अपलोड किया जाएगा। जब आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका देखिएगा जो ग्रामेटिकल एरर होता है, नाउन प्रोनाउन रिजेक्टिव वर्ब एडवर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, ये सब क्या है कि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इंग्लिश हो गया। उसके बाद आपको मैथ का भी क्वेश्चन आते रहेगा। क्या?
मैथ का भी क्वेश्चन आते रहेगा, क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद क्या है कि आपको मध्यकालीन जो भारत है, मध्यकालीन भारत का सीरीज स्टार्ट है। तो उसमें आप देखिए किस तरह मध्यकालीन भारत में हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ के आपको मज़ा आएगा। और क्या है कि अभी आपको खिलजी वंश तक खत्म कर दिए हैं, और अगला वंश जो होगा तुगलक वंश आएगा। ओके, उसके बाद फिर हम मुगल स्टार्ट करेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, तो डाउट क्लियर है? चलिए यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।